Hey everyone, this is Shani Dinani welcoming you to Magnet Brains and as you all know कि हम डिस्कस कर रहे थे the second chapter of our book Honeydew. We are already done with the line by line explanation of the lesson that is the tsunami. But इसी chapter में आपको एक poem भी given है that is titled as Geography Lesson written by Zulfikar Ghosh. अब यहाँ पर जैसे कि टाइटल है Geography Lessons, so do not worry, यहाँ पे SST के सेशंस नहीं हो रहे हैं. But what we are going to see is exactly about the geography of the place. यानी कि अगर आप किसी जेट में बैठे हो, किसी एयरप्लेन में बैठे हो और ऊपर से व्यू कर रहे हो पूरी सिटी को, तो आपको क्या दिखता है? बहुत सारी बिल्डिंग्स दिखती हैं, वाटर बॉडीज दिखती हैं, राइट? तो किस तरीके से इतना ज्यादा केओस है, कितनी ज्यादा बिल्डिंग्स हैं, डिसऑर्डर है, ये सारी चीजें आपको ऊपर से दिख सकती हैं. यानी जो लोगों ने इन फ्लाइट ट्रैवल किया होगा, कभी बाय एयर ट्रैवल किया है, यू गाइज नो दैट यस, इस तरीके का पूरा सिनेरियो दिखता है ऊपर से. बट यहां पर ये जो पोएट हैं जुल्फिकर घोष, इन्होंने बड़ी ही ब्यूटिफुली एक जो आइडिया है उसको यहाँ एक्सप्लेन किया है. Not because he wanted to tell just the geography of the city or a place or the world we stay in, but ये जो है एक क्वेश्चन का आंसर ढूंढ रहे हैं और वो ये है कि कैसे लोगों ने फेंसेस लगाए हैं, बॉर्डर्स लगाए हैं, हेट है लोगों के बीच में, लोग लड़ते हैं एक दूसरे से, और किस तरीके से उन्होंने ये पूरा जो अर्थ है जो कि वन पार्ट था उसको डिवाइड कर दिया है इनटू डिफरेंट सेक्शंस. और ये जो डिवीजन है उसका रीजन क्या है, क्या उनको ऊपर से जब वो देख रहे हैं सिटी को, उनका इसका रीजन मिलता है या नहीं, ये पर्टिकुलर पोएम उसके बारे में ही बात करता है. सो वंस वी विल बी डन विद द कंप्लीट पोएम, फिर आपको इस टाइटल को बहुत अच्छे से आप समझ पाओगे कि क्यों ज्योग्राफी लेसन ही टाइटल दिया है. ऑलराइट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस द इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएट, देन वी विल सी जस्ट अ लाइन कि एग्जैक्टली हम क्या पढ़ने वाले हैं, एंड देन बिगिन विद ऑल द स्टैंजास दैट हैव बीन गिवन इन दिस पोएम. डन? ऑलराइट. So Zulfikar Ghosh, that is, he was born on March 23, 1935, is a Pakistani American novelist, poet and essayist. तो ये जो है एक पाकिस्तानी और अमेरिकन पर्सन है जो कि एक नोवेलिस्ट है, इन्होंने नोवेल्स लिखी हैं, बहुत अच्छे पोएट हैं, एक पोइट्री अभी हम देखेंगे, एंड ऑल्सो इनके बहुत सारे एसेज हैं, सो ही इज ऑल्सो एन एसेइस्ट. His works are primarily magical realism, blending fantasy and harsh realism. अब ये चीज जो दी है कि एक मैजिकल रियलिज्म है, यानी कि रियलिटी तो है इनकी पोम्स में, बट बहुत ही मैजिकल तरीके से. मैजिक क्या होता है? इट्स नॉट समथिंग ट्रू, इट्स समथिंग फैंटेसी, राइट? तो उनकी जो भी बहुत ज्यादा एक जादुई लिखाई होती है, एक बिल्कुल मैजिकल सी राइटिंग है, वो इसीलिए कहा जाता है बिकॉज इनकी जो पोम है उसमें फैंटेसी और रियलिज्म, हार्श रियलिज्म, एक जो बिटर रियलिटी है वो बिल्कुल ब्लेंड होती है, एक साथ मिक्स्ड होती है, और वो हमको देखने को मिलती है इनकी राइटिंग्स में. नाउ व्हाट एग्जैक्टली आर वी गोइंग टू स्टडी इन दिस पर्टिकुलर पोएम इज, इन द पोएम ज्योग्राफी लेसन द पोएट डिस्क्राइब्स द सीन ऑफ द सिटी एंड द कंट्री फ्रॉम एन एरोप्लेन फ्लाइंग हाई. तो एरोप्लेन में जब ऊपर वो बैठे हुए हैं तो वो नीचे पूरा सीन देख रहे हैं अपनी सिटी का, वो किस तरीके से डिस्क्राइब करते हैं सीन को, क्या क्या आंसर हैं जो उनको क्लियर हो जाते हैं, what were the doubts he had and now it's all clear, but what is that single question जिसका आंसर इनको नहीं मिलता है till the end. वो सारी चीजें हम देखने वाले हैं इस पर्टिकुलर पोएम में. Done? All right. So now let's begin with the complete stanzas. So the very first thing that we need to see is the before you read part. तो हमें जो है फर्स्ट स्टैंजा के पहले आपको एक कुछ डिस्क्रिप्शन दिया है. Let's read that. Can you imagine what your city would look like if you saw it from 10,000 feet above the ground? यानी जब हम एयरप्लेन में फ्लाई करते हैं तो अराउंड 10,000 फीट अबव होते हैं हम ग्राउंड से, ठीक है? तो उसमें जब आप नीचे देखते हो फ्रॉम द विंडो ऑफ द एयरप्लेन, आपको किस तरीके का सिनेरियो दिखता है? फॉर द वंस हु हैव ऑलरेडी सीन, फॉर द वंस हु हैव सीन द पिक्चर्स, या फिर वीडियोस देखे हैं या ट्रैवल किया है, या फिर आप इमेजिन कर सकते हो, सो वी ऑल नो किस तरीके की दिखेगी भाई सिटी. हमें वाटर बॉडीज दिखेंगी, हमें लाइट्स दिखती हैं सिटी की, हमें बिल्डिंग्स दिखती हैं, राइट? तो ये सब चीजें जो है आप ऊपर से बहुत अच्छे से देख सकते हो. नीटली प्लान्ड एंड परफेक्ट इन प्रोपोर्शन लाइक अ ज्योमेट्रिक डिजाइन. ऐसा लगता है कि जैसे ज्योमेट्री की डिजाइन नहीं होती परफेक्टली 4 सेंटीमीटर ऐसे 2 सेंटीमीटर बिल्कुल एक परफेक्ट फिगर होते हैं जो ज्योमेट्रिक फिगर्स, वैसे ही बिल्कुल ऐसा लगता है बिल्कुल साफ सुथरी नीटली प्लान्ड परफेक्ट जो है बिल्डिंग्स बनी हुई हैं.
It would strike you as something very different from what it actually is while you are in the thick of it. और जैसे ही आप बहुत ज़्यादा ध्यान से देखोगे तो आपको क्या लगेगा कि जैसे चीज़ आपको दिखती है उससे बिल्कुल अलग सिनेरियो भी आपको एक व्यू मिलेगा जब आप इतनी ऊपर से अपनी सिटी को देख रहे हो. Here is a poet's description. और जैसे आप डिफरेंट वे में डिस्क्राइब कर सकते हो उसको, वैसे ही पोएट ने अपना व्यू पॉइंट दिया है कि उनको क्या दिखा, उनका क्या डिस्क्रिप्शन है ऑफ दिस पर्टिकुलर व्यू of the city and some questions that come to his mind. और जो भी उनके दिमाग में questions थे, उनके answers कैसे मिलते हैं, कैसे वो describe करते हैं, और हमारे को भी we will also get to know a different viewpoint. We would also be surprised कि wow, इस तरीके से भी कोई describe कर सकता है. So all these things we are going to see in this particular poem. Done? All right. First stanza of the poem is, when the jet sprang into the sky, it was clear why the city had developed the way it had. Seeing it scaled 6 inches to the mile, there seemed an inevitability about what on ground had looked haphazard, unplanned and without style when the jet sprang into the sky. तो सबसे पहले पोएट बोलते हैं जैसे ही जेट जो है वो टुक ऑफ किया, यानी कि जैसे ही एयरप्लेन ने उड़ना स्टार्ट की, उड़ान भरी. स्प्रैंग मीन्स टू टेक ऑफ, ठीक है. It was clear why the city had developed the way it had, seeing it scaled 6 inches to the mile. क्योंकि जैसे ही वो ऊपर से देखते हैं सिटी को तो ऐसा लग रहा था कि ये जो माइल्स है, इतनी मीलों की जो दूरी है, वो भी छोटी सी दिख रही थी, 6 इंचेस. जब आप ऊपर से हाइट से देखते हो तो आपको इतना बड़ा जो एरिया है वो भी छोटू सा दिखता है. तो जैसे माइल्स जितनी इतनी जो डिस्टेंस है या इतना बड़ा जो ग्राउंड दिख रहा है वो भी इतना छोटू सा यानी 6 इंचेस जैसा दिख रहा है, क्योंकि वो ऊपर से देखा जा रहा है. और जब यहां से देखा जा रहा है तो क्लियरली पता चल रहा है कि क्यों सिटी को इस तरीके से डेवलप किया गया है. जैसे कि हम ग्राउंड पर रह के नहीं समझ पाते, हमें ऊपर से समझ आता है अच्छा ठीक है, ये जो पूरा ज्योग्राफी लॉजिक है या किस तरीके से क्रिएट किया गया है सिटी को, दैट इज वेरी मच क्लियर व्हेन वी वॉच इट फ्रॉम सच अ हाइट. There seemed an inevitability. Inevitability मतलब something that cannot be avoided, या फिर हम बोल सकते हैं something that is certain, जो कि बिल्कुल ऐसा बोल सकते हैं कि हाँ ये मुमकिन है, ठीक है. About what on ground had looked haphazard, यानी कि जब हम इतनी ऊपर से देखते हैं तो बिल्कुल सर्टेन है कि जब हम ग्राउंड पे होते हैं तो हमें ये सारी चीजें कैसी दिखती हैं, विदाउट प्लान और ऑर्डर, यानी डिसऑर्डरली वे में दिखती हैं, अनप्लान दिखती हैं. ऐसा लगता है कि विदाउट कोई भी ऐसे बिना स्टाइल के फॉलो किए गए पूरी बिल्डिंग्स बना दी हैं, या फिर ये जो पूरा सिटी को डेवलप किया गया है, जिस तरीके से डिफरेंट बिल्डिंग्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, वो सारी चीजें यहाँ क्लियर होती हैं कि हाँ ये जो हैफेजर्ड दिखती है, अनप्लान्ड होती है, विदाउट स्टाइल बनाई की गई है, वो सारी चीजें ऊपर से भी क्लियरली समझ आती है. इट इज सर्टेन दैट yes, the things have been made in a disorderly way and without following a particular style when the jet sprang into the sky. तो सिटी डेवलप ऐसे क्यों हुई है, क्यों इस तरीके से एक डिसऑर्डर वे है, अनप्लान्ड वे है, वो सारी चीजें सर्टेन हो जाती हैं, क्लियरली दिखती हैं जब इतनी ऊपर से पोएट उसको देख रहे हैं. डन. तो पहली चीज तो उनको क्लियर हो गई कि क्यों ये सारी चीजें इस तरीके से बनाई गई हैं, वो ऊपर से भी उनको सर्टेनली समझ आ रहा है. नेक्स्ट पोएट कहते हैं, when the jet reached 10,000 feet, it was clear why the country had cities where the rivers ran and why the valleys were populated. The logic of geography that land and water attracted man was clearly delineated when the jet reached 10,000 फीट. तो यहाँ पे पोएट कहते हैं जैसे ही जेट अब 10,000 फीट की डिस्टेंस पे पहुंच चुका है, यानी हाइट पे, सॉरी 10,000 फीट की हाइट पे अब एयरप्लेन उड़ रहा है, वहां से क्लियरली समझ आता है पोएट को व्हाई द कंट्री हैड सिटीज वेयर द रिवर्स रैन, क्योंकि जहां पे भी रिवर्स हैं, नदियां हैं, वहीं पे क्यों सिटीज देखते हैं, वहीं पे लोगों के घर क्यों दिखते हैं, वहीं इतना डेवलप या फिर वहां इतने ज्यादा पॉपुलेशन क्यों दिखती है, ऑल्सो वैलीज इतनी ज्यादा पॉपुलेटेड क्यों है. इन सब का रीजन पोएट को ऊपर से दिख रहा है और वो समझ पा रहे हैं. वो क्या है? द लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी दैट लैंड एंड वाटर अट्रैक्टेड मैन. और वो है ज्योग्राफी का ही एक लॉजिक कि हर एक ह्यूमन बीइंग को क्या चाहिए, लैंड चाहिए और वाटर चाहिए. और ऊपर से समझ आ रहा है कि जहां पे भी रिवर्स हैं वहीं पे सिटी है, ठीक है, जहां पे भी वैलीज हैं वहीं ज्यादा पॉपुलेशन है, क्योंकि यहाँ पे लैंड और वाटर बहुत ज्यादा मिल जाता है और हमें यही चाहिए. तो ह्यूमन बीइंग्स को ये चीजें वहां दिख रही हैं, सो दे गेट अट्रैक्टेड, दे काइंड ऑफ बोल सकते हैं कि वो वहां पर अपना घर बसा लेते हैं. दे आर इनहैबिटेड टू दिस रीजन्स बिकॉज दे फाइंड द लैंड एंड वाटर देयर. एंड दिस लॉजिक इज वेरी वेरी क्लियरली delineated or shown when the jet reached 10,000 feet. Done. तो अब वो ऊपर इतनी हाइट पे पहुंच गए हैं तो उनको एक और चीज है जो क्लियर हो जाती है कि क्यों वैलीज इतनी पॉपुलेटेड हैं, क्यों जहां नदियां होती हैं वहीं ज्यादा लोग पाए जाते हैं, क्यों वहीं पे ज्यादा डेवलपमेंट है, बिकॉज हर एक इंसान या ह्यूमन बीइंग को लैंड और वाटर तो चाहिए. तो एक और चीज है जो उनको क्लियर हो गई. डन. ऑल राइट.
नेक्स्ट पोइट बोलते हैं when the jet rose 6 miles high, it was clear the earth was round and it had more sea than land. But it was difficult to understand that the men on the earth found causes to hate each other, to build walls across cities and to kill. From that height it was not clear why. तो यहाँ पे पोइट बोलते हैं कि अब जेट जो है वो 6 माइल्स की डिस्टेंस पे या हाइट पे पहुंच चुका है। अब इतनी हाइट से उनको एक और चीज है जो क्लियर होती है, वो क्या है कि अर्थ जो है वो राउंड है। अर्थ एक ही पीस है, वो है राउंड, गोल है, और एक ही सिंगल पीस है, डिवाइडेड नहीं है। और यहां पर ज्यादा सी है लैंड के कंपैरिजन में। तो अगर आप अर्थ देखते हो या ग्लोब देखते हो कभी भी, तो ज्यादा ब्लू रीजन दिखता है आपको एज कंपेयर टू द ग्रीन रीजन और द ब्राउन रीजन, यानी लैंड ग्रीनरी कम दिखेगी आपको एज कंपेयर टू सी और वाटर, बिकॉज वाटर ज्यादा है हमारे अर्थ में, राइट। तो ये भी उनको यहां से क्लियर है कि हाँ भाई अर्थ ग्राउंड है और ज्यादा सी है एज कंपेयर टू लैंड। बट एक और चीज है जो उनको बिल्कुल क्लियर नहीं है, अभी तक उनको आंसर नहीं मिला। जब वो इतनी हाइट पे भी पहुंच गए ना, ऊपर से सब कुछ क्लियरली दिखता है, राइट, बट एक और चीज है जो उनको अभी भी नहीं दिख रही है, और वो क्या है कि लोगों ने जो है, जो अर्थ पे रह रहे हैं, उन्होंने क्यों इतने रीजंस ढूंढे हैं टू हेट ईच अदर। उन्होंने क्यों इस अर्थ को फ्रेगमेंट्स में या डिविजन्स कर दिए हैं, ऐसा क्यों किया उन्होंने, डिवाइड क्यों कर दिया है, बाउंड्रीज क्यों बना दी है, पार्ट्स क्यों अलॉट कर दिए हैं कि भाई ये कंट्री है, ये वाली कंट्री है, आप यहाँ नहीं जा सकते, ये बॉर्डर है, ये हमारे लोग नहीं है। ये सारी चीजें, एक दूसरे में जो नफरत है, वो सारी चीजों का रीजन क्या है, वो पोइट को इतनी हाइट से भी समझ नहीं आ रहा। सो ही इज नॉट एबल टू गेट द आंसर टू दीज क्वेश्चंस आल्सो, एंड दैट इज व्हाई पीपल हैव डिवाइडेड दिस पर्टिकुलर अर्थ, व्हाई द पीपल हैव फॉर्म द बाउंड्रीज, व्हाई देयर इज नो पीस। लोग एक दूसरे से क्यों इतना आर्ग्यूमेंट करते हैं, क्यों झगड़े हो रहे हैं, क्यों वॉर्स हुए, क्यों लोगों ने एक दूसरे को मार डाला, ये सारी चीजों के आंसर्स अभी भी पोइट को क्लियर नहीं है इतनी हाइट से भी। डन। तो पोइट यही बोलना चाहते हैं ओवरऑल अगर हम देखें तो, कि उनको हर एक चीज का रीजन समझ आ गया कि हाँ भाई अनप्लान्ड वे में बनी हुई हैं सिटीज, क्यों वैलीज पॉपुलेटेड हैं, क्यों ज्यादा जहां पानी होता वहीं पे मिलते हैं घर आपको, ये सारी चीजों के रीजन उनको दिख गए, ठीक है। बट इतनी ऊपर जो डिस्टेंस पे वो गए, हाइट पे गए, सॉरी अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग डिस्टेंस, तो हाइट पे जब चलेगा इतनी 6 माइल्स की, तब भी पोइट बोलते हैं कि इसका रीजन तो अभी समझ नहीं आ रहा, कोई लॉजिक, ज्योग्राफी लॉजिक भी नहीं प्रूव कर रहा है इस चीज को कि क्यों लोग एक दूसरे को हेट करते हैं, क्यों बाउंड्रीज बना दी है। सो ओवरऑल पोइट एक ही मैसेज दे रहे हैं, जब आपके पास कोई रीजन ही नहीं है, कोई लॉजिक ही नहीं है, तो क्यों हेटरेट फैलाना। वी शुड लिव इन पीस, वी शुड बी काम इनफ टू डील विद द थिंग्स, और हमें इस तरीके से बाउंड्रीज नहीं बनाना चाहिए। वी शुड लिव एज वन, बिकॉज अर्थ भी वन है, वाई वी आर डिवाइडिंग इट, और हमें जो है बड़े प्यार से पीसफुली एक साथ रहना चाहिए। सो दिस इज समथिंग जो यहाँ पे पोइट हमको कन्वे कर रहे हैं। डन। अब ओवरऑल क्योंकि ज्योग्राफी की बात की है उन्होंने, किस तरीके से ऊपर से दिख रहा है, जो प्लान है, जिस तरीके से चीजें बनी हुई हैं, तो इसीलिए इस पूरे पोएम का नाम उन्होंने क्या दिया है, ज्योग्राफी लेसन, कि हम बाकी चीजों के आंसर जो है ज्योग्राफी के लॉजिक से मिल रहे हैं। बट अगेन ये एक चीज ऐसी है जो ज्योग्राफी भी डिफाइन नहीं कर पा रही, तो उनको इस चीज का आंसर नहीं मिलता है। क्लियर? ऑल राइट। सो बट नाउ लेट्स डिस्कस द समरी ऑफ द कंप्लीट पोएम, सो दैट एक पूरा ओवरव्यू है या ओवरऑल जो पोएट आपको बताना चाहते हैं वो हमें समझ आ जाए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे जो पोएम का टाइटल है ज्योग्राफी लेसन, वो क्यों दिया है, बिकॉज वो यहाँ पे पोएट ये बोल रहे हैं कि जब कुछ चीजें हैं जो हम ग्राउंड लेवल पे रहकर, जब हमारे आमने सामने चीजें हो रही हैं, तो उसका हमें रीजन नहीं मिलता, चलो ठीक है कोई बात नहीं। बट जब हम कुछ चीजों को बड़ी हाइट से देखते हैं या बहुत ऊंचाई से देखते हैं, जैसे कि हम एयरप्लेन में बैठ गए और वहां से हम व्यू कर रहे हैं अपनी सिटी को, तो हमें क्या पता कुछ चीजों के आंसर्स मिल जाएं, बिकॉज ऊपर से सब कुछ क्लियर दिखता है, राइट, यू गेट द कंप्लीट व्यू। तो इस वजह से पोइट कहते हैं कि जब अगर वो जेट में भी बैठ जाते हैं तो क्या पता उनको सारी चीजों का रीजन मिल जाए कि क्यों सिटी डिसऑर्गेनाइज्ड वे में विदाउट फॉलोइंग अ पर्टिकुलर स्टाइल डेवलप की गई है, क्यों वैली ज्यादा पॉपुलेटेड होती हैं, क्यों जहां रिवर्स होते हैं वहीं ज्यादा घर मिलते हैं, ये सब चीजों के रीजन जो है वो क्या पता उनको मिल जाए। तो सेम चीज वो करते हैं, वो जाते हैं जेट में बैठते हैं, इतनी ज्यादा हाइट पे जब वो पहुंचते हैं तो उनको समझ आता है कि वहां से क्लियरली पता चल रहा है कि क्यों ऐसे घर बने हुए हैं अनप्लान्ड वे में, क्यों डिसऑर्गेनाइज्ड वे में सिटीज फॉर्म्ड हैं, क्योंकि जहां पे ज्यादा सी होता है, वहां पे जहां पे ज्यादा लैंड होता है, वहां पे ज्यादा आपको लोग मिलेंगे। स्पेसिफिकली वाटर जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑल्सो लैंड इज रिक्वायर्ड फॉर ह्यूमन एग्जिस्टेंस। तो ज्यादा सी जो है वो हमें पता है कि हमारा जो अर्थ है इट्स मेजरली कवर्ड विथ वाटर, राइट, कंपेयर टू लैंड, बहुत ज्यादा पानी से कवर्ड है अर्थ।
तो ज्यादा पानी है तो ज्यादा बिल्डिंग्स बनेंगी, इसीलिए क्योंकि लोगों को चाहिए भाई वहीं पे जगह रहने के लिए जहां पे ज्यादा पानी हो। सो इसीलिए बिल्कुल एक प्रॉपर स्टाइल को ना फॉलो करते हुए घर वर बन जाते हैं। तो चलो एक ज्योग्राफी का लॉजिक जो है वो काम आ गया इस चीज को प्रूव करने के लिए। नंबर 2, क्योंकि वाटर ज्यादा है इसीलिए वैलीज वगैरह पॉपुलेटेड होती हैं ज्यादा, जहां पर रिवर्स होती हैं वहां ज्यादा लोग मिलेंगे। सिमिलरली अर्थ राउंड है, एक पीस है जहां पे ज्यादा सी है। तो ये सारी चीजें जो हैं जो ज्योग्राफी की चीजें हैं वो सारे ज्योग्राफी लॉजिक जो ऊपर जाके भी समझ जाते हैं, इसीलिए बोला है ज्योग्राफी लेसन। बट एक चीज है जिसका आंसर पोइट को यहां इतनी ज्यादा हाइट पे जाकर भी नहीं समझ आता, और वो क्या है कि क्यों लोगों ने इस पूरे एक अर्थ को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, क्यों फ्रेगमेंट्स बना दिए हैं, क्यों बाउंड्रीज ड्रॉ की हैं, फेंसेस ड्रॉ की हैं, एक सेपरेशन क्रिएट कर दिया है। व्हाई पीपल हेट ईच अदर, व्हाट इज द रीजन, व्हाई पीपल किल ईच अदर, व्हाट इज द रीजन। इनका जो रीजन है वो ज्योग्राफी का लॉजिक भी क्लियर नहीं कर पा रहा, इतनी ऊपर से जो पूरा कंप्लीट सिटी का व्यू दिख रहा है वो भी क्लियर नहीं कर पा रहा। तो पॉइंट यही कह रहे हैं यहाँ पर कि ज्योग्राफी जो लेसन बोल रहे हैं ना वो कि एक उनको ये जो ज्योग्राफी के लॉजिक है वो सारी चीजों के आंसर उनको दे रहे हैं, ठीक है, बट इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर उनको इतनी ऊपर हाइट पे जाके भी नहीं मिला है। सो ओवरऑल द पोइट जस्ट वांट्स टू से दैट कि अगर आपके पास कोई लॉजिक ही नहीं है, कोई रीजन ही नहीं है बिहाइंड हेटिंग पीपल, बिहाइंड किलिंग ईच अदर, देन why are you doing it? Clear? If you cannot clearly describe, or if you cannot delineate or show the things clearly, that why have you drawn such boundaries, why have you created fences, why you hate people, why you kill people, then we should not do it, because if there is no logic behind anything तो उस चीज को फॉलो करना ही नहीं चाहिए। डन। तो पोएट ओवरऑल आपको यही व्यू दे रहे हैं। अब हम समरी जब डिस्कस करेंगे, So what we are going to do is हम basically in the beginning पूरा एक complete overview देख लेंगे कि क्या पढ़ रहे हैं, then हम हर एक stanza की summary cover करेंगे in this video. Done? All right. So if we have to see the complete summary, तो हम पहले कुछ लाइंस में पूरे पोएम को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो इन शॉर्ट अगर आपको कभी कोई लिखना हो डिस्क्रिप्शन पोएम का तो आप यहां से लिख सकते हो। सो इन द पोएम ज्योग्राफी लेसन द पोएट हैज डिस्क्राइब्ड द सीन ऑफ अ सिटी फ्रॉम अ जेट। तो एक जेट से, एक एयरप्लेन में बैठ के इतनी हाइट से सिटी का क्या सीन दिख रहा है, ऊपर से क्या सिनेरियो है, वो सारी चीजें क्लियर कर रहे हैं पोएट हमें इस पोएम में। ही फाइंड्स दैट सिटीज आर नॉट नीटली प्लान्ड एंड आर डिसऑर्गेनाइज्ड। सो जो चीज हमें ग्राउंड पे रहकर भी दिखती है कि एक हाफिज्ड वे में, अनप्लैंड, बिल्कुल भी नीट नहीं है, ये डिसऑर्गेनाइज्ड है, जो भी सिटीज का एक व्यू है वो ऊपर जाके हाइट पे भी वैसा ही दिखता है। He understands that water resources are the main reason for people to settle near the rivers. Next वो जो रीजन उनको मिल जाता है कि लोग इधर पे इतने ज्यादा पॉपुलेशन क्यों है, क्यों वैली ज्यादा पॉपुलेटेड होती हैं, क्यों यहाँ पे इतनी ज्यादा बिल्डिंग्स हैं, उसका भी रीजन मिल जाता है पोइट को कि he understands कि वाटर रिसोर्सेज जो है वो इंपॉर्टेंट है, लोगों को पानी चाहिए, वहीं पे वो जाकर सेटल होंगे। As the jet moves higher, he notices that people have created boundaries of hate among themselves. नेक्स्ट चीज जो बात होती है इन द थर्ड स्टैंजा वो यही है कि जैसे जैसे वो ऊपर हाइट से देखते हैं उनको समझ आता है कि हाँ लोगों ने एक बाउंड्री क्रिएट की है, लोग एक दूसरे को हेट करते हैं, तो ये चीजें वो देख रहे हैं। As the jet takes off into the sky, the poet describes the scene from it, which is flying high in the sky. तो अगर हम देखें तो यहाँ तक जो है आपको एक ओवरऑल व्यू मिला है कि हम एग्जैक्टली पोएम में क्या पढ़ रहे हैं। So what we were seeing in the poem, or what we have actually read about in the poem is कि पोएट जो है वो तीन चार चीजें समझ गए हैं। एक तो उन्होंने ओवरऑल सीन देखा, फिर उन्होंने देखा सिटीज जो है वो नीटली प्लान नहीं है, डिसऑर्गेनाइज्ड वे में बनी हुई है, फिर वाटर रिसोर्सेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेन रीजन है, लोग इतने ज्यादा इसी जगहों पे मिलते हैं, रहते हैं, या इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है वहां पर। ऑल्सो जैसे जैसे जेट ऊपर मूव करता है वो ये भी देखते हैं कि बाउंड्रीज बनी हुई है, राइट, बॉर्डर्स बने हुए हैं, फेंसेस बने, बट उसका रीजन उनको नहीं मिलता। सो दिस इज द ओवरऑल थिंग जो पूरे हर एक स्टैंजा की एक एक लाइन आप समझ सकते हो। डन। अब हम बिगिन करेंगे विद द वेरी फर्स्ट स्टैंजा, देन सेकंड एंड द थर्ड स्टैंजा। क्लियर? ऑल राइट। So as the jet takes off into the sky, the poet describes the scene of the city from it, which is flying high in the sky. तो जैसे ही जेट या फिर जो एयरप्लेन है वो उड़ान भरता है, it takes off, तो वहां पे पोएट जो है इस पूरे सीन को डिस्क्राइब कर रहे हैं, सिटी के सीन को जो ऊपर से वो देख पा रहे हैं।
which is flying high in the sky. The poet says that it became clear to him why the city developed according to the necessity of the people and not as per proper planning. तो अगर यहाँ पे हम देखें तो पोइट यही सोच रहे हैं ना, जो इतना डिसऑर्गेनाइज्ड वे है, बिल्कुल भी नीटली प्लान नहीं है, अनप्लान्ड वे में सिटी बनी हुई है, क्यों बनी हुई है, इसका रीजन उनको समझ आता है कि भाई लोगों को जो है वहां पर सिटी में डेवलपमेंट के लिए लोगों को जगह चाहिए, कि भाई लोगों की नेसेसिटी जैसी होगी, जहां पानी होगा, जहां पे ज्यादा लैंड होगा, वहीं पे तो लोग रहेंगे। तो उनकी नेसेसिटी के हिसाब से जो है यहाँ पे प्लानिंग, बिना प्लानिंग के बिल्डिंग्स वगैरह बनी हुई हैं, या बिल्कुल इनहैबिटेड जो एरिया है वो ऐसा है। क्लियर? नॉट नीट, डिसऑर्गेनाइज्ड, अनप्लान, बिकॉज इट वाज नॉट मेड एज पर द प्रॉपर प्लानिंग, एज पर यू नो व्हाट एग्जैक्टली शुड बी द लॉजिक और द layout. It was made, or it was, you know, we should say developed based on what was the necessity of the people. और इसीलिए इतना ज्यादा जो ये unorganized way में या बिल्कुल not neat जो आपको चीजें दिखती हैं वो इसीलिए दिखती हैं। Clear? All right. When the poet looked at the city from the sky, it seemed unplanned and unorganized. It does not have any particular style or design. तो यहाँ पे वही चीज है कि पोएट जैसे ही पूरा प्लान देखते हैं सिटी का फ्रॉम दैट हाइट, वो यही देखते हैं कि ऊपर से भी उनको वैसा ही दिख रहा है, अनप्लान्ड एंड डिसऑर्गेनाइज्ड, जैसे कि ग्राउंड पे दिखता था। सो इट वाज नॉट समथिंग जो कि यू नो आप इग्नोर कर सकते हो, इट इज समथिंग सर्टेन कि ठीक है ऊपर से भी ऐसे ही दिख रहा है कि हाँ भाई अनप्लान्ड और डिसऑर्गेनाइज्ड है, क्योंकि लोगों की नेसेसिटी के हिसाब से ये बिल्डिंग्स डेवलप हुई हैं या सिटी डेवलप हुई है। इट डज नॉट हैव एनी पर्टिकुलर स्टाइल और डिजाइन, और ऐसा नहीं था एक पर्टिकुलर स्टाइल फॉर्म हो रहा था या फॉलो हो रहा था, कहीं कुछ बना है कहीं कैसे बना हुआ है, बिल्कुल एक प्रॉपर ऑर्डर फॉलो नहीं हो रहा था। सो व्हाट लुक्ड हैफिज्ड ऑन ग्राउंड लुक्ड इनएविटेबल फ्रॉम स्काई। तो वही चीज है जो कि ग्राउंड से यू नो बिल्कुल ऐसा लग रहा था केओस, वैसे ही वो चीज ऊपर से ऐसे दिख रही है जो आप इग्नोर नहीं कर सकते, आपको सर्टेन समझ आ रहा है कि हाँ भाई ऐसा ही बना हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट बोलते हैं, when the aeroplane flew at the height of 10,000 feet above the ground, the poet could see that the cities were located near the rivers or water resources. अब सेकंड स्टांजा में पोइट बोलते हैं कि अब वो कहाँ पहुंच गए हैं, 10,000 फीट की हाइट पे। तो जैसे ही वो इतनी हाइट पे पहुंचते हैं तो उनको क्या दिखता है कि ज्यादा घर वहीं बने हुए हैं, सिटी वहीं ज्यादा डेवलप्ड है जहां पर वाटर रिसोर्सेज हो, जहां पे पानी हो, जहां रिवर हो। He found out that cities are located near the rivers and the valleys are also populated for the same reason. तो उनको यही समझ आता है कि भाई जहां पे ज्यादा पानी है वहीं पे सिटी डेवलप्ड है, जहां पर ज्यादा पानी मिलता है वहीं पे यू नो वैलीज ज्यादा पॉपुलेटेड है, बिकॉज लैंड और वाटर बेसिक नेसेसिटी है हर एक ह्यूमन बीइंग की, तो वहीं पे ज्यादा पॉपुलेशन उनको देखने को मिलती है। सो द पोएट सेज दैट द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर रिसोर्सेज इज द रीजन बिहाइंड द अनऑर्गेनाइज्ड सिटी। ठीक है, तो इतना अनऑर्गेनाइज्ड क्यों है, हर एक प्रॉपर डिस्टेंस पे क्यों नहीं बनी हुई सिटी, क्यों? क्योंकि हर जगह जहां वाटर मिलेगा, जहां लैंड मिलेगा, वही एक रीजन है जिसकी वजह से वहां पे सिटी डेवलप्ड है। सो द रीजन बिहाइंड द अनऑर्गेनाइज्ड सिटीज इज आल्सो द रीजन की नेसेसिटी है भाई पानी की, वाटर रिसोर्सेज की। डन? ऑल राइट। People settle near the water resources more as they require water for almost all their activities. क्योंकि पानी हर एक चीज के लिए चाहिए होता है, राइट? हर एक एक्टिविटी के लिए पानी चाहिए। बेसिकली आप पानी पीने के लिए चाहिए, देन आपकी जो नॉर्मल वॉशिंग है, बेथिंग है, राइट, हर कुकिंग है, हर एक चीज में पानी चाहिए। एग्रीकल्चर है, इरिगेशन है, सो वी नीड वाटर इन एवरी एस्पेक्ट। सो दिस इज द रीजन व्हाई पीपल हैव सेटल्ड नियर दिस प्लेसेस और व्हाई द सिटी इज सो डेवलप्ड नियर द प्लेसेस वेयर यू फाइंड river nearby or where you find water, you know, in a very large amount. He understands that the land and water are the key to human existence. So जहाँ land और water होगा, human beings would be attracted to live there. So this is the very reason or very importance for the human existence. Thus he can see the logical reason for the development of the cities. ठीक है, तो जो भी development हुई है उसके behind जो logic है, जो geography का logic है, जब भी title दिया हुआ है geography lesson, वो तो clearly poet को समझ आ गया और हमें भी समझ आ गया। When the plane rises still higher, अब और ज्यादा height पे जब plane पहुंचता है, पहले 10,000 फीट तक था, अब 6 माइल्स तक पहुंच गया, तो पोइट क्या देखते हैं? The poet says it was clear that the earth is round. ठीक है, वहां से क्लियरली दिखता है इतनी ज्यादा हाइट से कि अर्थ जो है वो राउंड है, हमारा जो अर्थ है वो गोल है। He found that the earth has more water than land, as the earth has more number of seas than land. तो obviously अगर हम ग्लोब देखते हैं या अर्थ देखते हैं या कभी भी कोई मॉडल देखते हैं अर्थ का, तो क्लियरली समझ आता है ज्यादा ब्लू एरिया होता है, राइट? इसका मतलब सी ज्यादा है एज कम्पेयर टू लैंड, सो इट मीन्स कि वाटर ज्यादा है एज कम्पेयर टू द लैंड। सो वाटर ज्यादा है, जितना ज्यादा वाटर उतनी
इतनी ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि वहां पर ज्यादा एक बोल सकते हैं सिटी डेवलपमेंट देखने को मिलेगा, ज्यादा घर मिलेंगे, ज्यादा लोग मिलेंगे, पॉपुलेशन मिलेगी, बिकॉज रिवर और वाटर इज समथिंग विच इज द बेसिक नेसेसिटी ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग. सो वी कुड फाइंड or the poet could see that the earth is round and it is covered more with sea as compared to land. So yes, definitely this gives the reason कि क्यों भाई city इतनी ज़्यादा वहाँ developed है. But one thing the poet could not figure out was why the people on the earth hate each other. But एक चीज़ है जो last तक भी poet को इतनी ज़्यादा height पे जाने के बाद भी clear नहीं होती है, वो क्या है कि लोगों के बीच में इतनी नफरत क्यों है, why people hate each other, और इसका reason उनको अभी तक समझ नहीं आया. Done? All right. The people on earth have built walls, boundaries and fences to kill each other. लोगों ने बॉर्डर बना के रखे हैं, फेंसेस बना रखी हैं, बाउंड्रीज ड्रॉ करके रखी हैं ताकि वो एक दूसरे को मार सके, ठीक है ना. अगर किसी ने किसी का बॉर्डर क्रॉस कर लिया या फिर कोई भी ऐसा वॉर वगैरह हो गया, सो पीपल किल ईच अदर. देयर इज हेट अमंगस्ट ह्यूमन बीइंग्स. तो वो क्यों है, क्यों इतना डिफरेंस क्रिएट किया गया है, बल्कि एक ही है, अर्थ राउंड है, हर एक चीज समझ आ रही है, सबका लॉजिक समझ आ रहा है, बट ये लॉजिक कभी क्लियर नहीं होता किसी को कि इतना ज्यादा हेट है क्यों, लोग एक दूसरे को क्यों मारना चाहते हैं, क्यों इतनी बाउंड्रीज ड्रॉ की हैं. He finds that the earth is one, but people living on it have divided and fragmented it. तो अर्थ तो एक ही है, राउंड है, एक ही पीस में है, बट जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं उन्होंने उसको डिवाइड किया है, उसको फ्रेगमेंट कर दिया है. इट वॉज नॉट समथिंग जो नेचुरली किया हुआ था, बल्कि ह्यूमन बींग्स ने, हमने उसको डिवाइड किया है. सो दिस इज समथिंग जिसका रीजन, जिसका लॉजिक पोइट को इतनी ज्यादा हाइट पे भी क्लियर नहीं हो रहा. Thus it is easy to understand the logic of geography from a height. However, it is very difficult to understand why humans hate one another. एक और जो पर्सपेक्टिव है वो ये देख सकते हो आप यहाँ पर कि ज्योग्राफी इतनी इजी नहीं होती समझना, राइट. वो भी इतनी हाइट से पूरी अर्थ की ज्योग्राफी समझना इज नॉट इजी, बट वो भी समझ आ जाता है भाई इतनी हाइट से. पोइट बोलते हैं एक बार वो भी क्लियर हो गया, वो भी इजीली समझ आ गया लॉजिक. बट ये जो लॉजिक है कि ह्यूमंस एक दूसरे को क्यों हीट करते हैं, क्यों इतना ज्यादा डिफरेंस है लोगों के बीच में, वो लॉजिक अभी तक क्लियर नहीं हो रहा. ज्योग्राफी का इतना डिफिकल्ट लॉजिक भी क्लियर हो जा रहा है, बट ये लॉजिक अभी तक किसी को क्लियर नहीं है और ना पोइट को क्लियर हुआ है. दिस रिमेन्स अ मिस्ट्री. ये अभी तक मिस्ट्री है कि भाई इसका रीजन क्या है. सो दिस इज द ओवरऑल पोएम, या फिर जो ओवरऑल मैसेज है जो पोएट हमें कन्वे कर रहे हैं कि भाई जिसका लॉजिक ही नहीं पता, जिसका रीजन ही नहीं पता, तो क्यों हेट करना. लेट्स लिव इन पीस. हमें जो है शांति बना के रखनी चाहिए. वी शुड नॉट फॉर्म दिस डिविजन. हमें कभी फ्रेगमेंट्स नहीं बनाने चाहिए, बिकॉज एक ही है अर्थ. सो वी शुड ट्राई टू कीप इट एज वन. वी ऑल आर वन एंड वी शुड लिव अकॉर्डिंग टू दैट. सो ह्यूमैनिटी इज समथिंग जिसके बेसिस पे आपको एक तरीके से बोल सकते हैं कि एनालाइज करना चाहिए या फिर लोगों को एक साथ रहना चाहिए. इट शुड नॉट बी बेस्ड ऑन डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स या डिफरेंट फॉर्म्स या डिफरेंट रीजंस जिसकी वजह से इतना ज्यादा डिविजन कॉज किया गया है या हेट जो है वो इतना ज्यादा ग्रो कर रहा है. डन. ऑल राइट. सो वी आर ऑलरेडी डन विद द लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन एंड द समरी, बट येस वी नीड टू डिस्कस व्हाट इज एग्जैक्टली द राइम स्कीम एंड द पोएटिक डिवाइसेस दैट आर यूज्ड इन दिस पर्टिकुलर पोएम. तो जैसे कि बहुत ही शॉर्ट सी पोएम है तो इसीलिए सिर्फ राइमिंग स्कीम है जिसमें हम ज्यादा ध्यान से देखेंगे. बाकी जो भी पोएटिक डिवाइसेस हैं दे आर वेरी फ्यू एंड वेरी इजी. क्लियर. सो लेट्स बिगिन विद द राइम स्कीम फर्स्ट एंड देन आई विल मूव ऑन टू द पोएटिक डिवाइसेस वन बाय वन. डन. ऑल राइट. तो अगर हम इस पोएम को देखें तो सबसे पहले तो राइम स्कीम क्या है इसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. सो आई होप अभी तक आपको ये समझ आ गया होगा दैट द ऑर्डर्ड पैटर्न ऑफ राइम्स एट द एंड्स ऑफ लाइंस ऑफ अ पोएम ऑफ वर्स. जैसे कि अगर मैं कुछ भी वर्ड बोलूं, फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं बैट, देन इफ आई से कैट. आई नो ये थोड़े छोटे बच्चों जैसे एग्जाम्पल है बट इससे बहुत अच्छे से समझ आता है. देन मैं बोलूं रेड, बेड. तो अगर ये वर्ड्स को अगर हम देखें तो व्हेन आई प्रोनाउंस और व्हेन आई से वर्ड बैट एंड देन आई से कैट, तो क्या दोनों सेम साउंड नहीं कर रहे हैं, राइट. ऐसा नहीं बोल रही हूं कि लास्ट में 80-80 होना चाहिए. इट शुड बी द साउंड दैट शुड रिपीट. उसे कहते हैं राइम. ठीक है. तो जैसे मैं बोल रही हूँ कैट बैट, हाँ भाई सेम साउंड कर रहा है. देन मैंने बोला रेड बेड तो सेम साउंड कर रहा है, राइट. तो इसीलिए ये दोनों सेम है तो दिस वुड बिकम ए, और ये दोनों सेम है दिस वुड बिकम बी. तो ए बी हो जाती है क्या राइम स्कीम. क्लियर. तो इस तरीके से हम चेक करते हैं राइम स्कीम को. सो लेट्स जस्ट बिगिन विद द राइम स्कीम ऑफ द पोएम ज्योग्राफी लेसन. अब इस पोएम में आपको जो स्टैंजास दिए हुए हैं दे आर पर्टिकुलरली आई गेस ऑफ 8 लाइंस. सो 1 2 3 4 5 6 7 8 या 8 लाइंस. तो 2 स्टैंजास तो 8 लाइंस के हैं, बट देन लास्ट स्टैंजा जो है बहुत ही कम लाइंस का है. क्लियर. तो आपको क्या करना है ना, यहाँ पे ये ध्यान देना है. आई थिंक लास्ट स्टैंजा भी 8 लाइंस का है. दैट इज नॉट एन इशू.
व्हाट वी नीड टू डिस्कस हियर इज कि फर्स्ट वर्ड जो भी होगा उसको सीधे सीधे ए लिख दो, दैट्स इट। इसके अलावा अब जो भी वर्ड्स एक जैसे साउंड करेंगे, लाइक द वर्ड्स जो कि स्काई की तरह साउंड करेंगे, दैट वुड ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड बाय ए, नहीं तो हम मूव करेंगे टुवर्ड्स नेक्स्ट, दैट इज बी। ठीक है, तो जैसे वर्ड स्काई हो गया, क्या हो गया ये ए। नेक्स्ट हो गया सिटी, तो व्हेन आई एम सेइंग स्काई देन आई एम सेइंग सिटी, क्या सेम साउंड कर रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं, तो ये हो जाएगा बी। देन वर्ड इज लैंड, अब हैड वर्ड को स्काई से पढ़ के देखो, स्काई हैड, सेम साउंड है क्या? नहीं। सिटी हैड, सेम साउंड है? बिल्कुल नहीं, तो ये क्या हो जाएगा? सी। क्लियर? नेक्स्ट इज वर्ड माइल, स्काई माइल, बिल्कुल भी सेम साउंड नहीं कर रहे। सिटी माइल, नो। हैड माइल, नो, तो ये भी क्या हो जाएगा? दूसरा वर्ड जो कि हो जाएगा डी। डन। नेक्स्ट आ गया इनएविटेबिलिटी, सो व्हेन आई से स्काई देन आई से इनएविटेबिलिटी, क्या सेम साउंड कर रहा है? बिल्कुल नहीं। तो अगर मैं जब ये बोल देती कि लास्ट के वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं, आप उस तरीके से राइम स्कीम फाइंड आउट करते हो, देन इट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग, बिकॉज यहाँ पे वर्ड वाई है, यहाँ पे भी वर्ड वाई है, तो सेम होना चाहिए था ना। बट जब हम एक साथ पढ़ते हैं स्काई इनएविटेबिलिटी, दोनों का ही जो साउंड है वो सेम है क्या? बिल्कुल भी नहीं, तो ये ए तो बिल्कुल नहीं है। देन सिटी इनएविटेबिलिटी, यस, दोनों का साउंड सेम है, तो ये हो जाएगा बी। क्लियर? क्योंकि सिटी बी है, तो ये भी क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट वर्ड इज हैफजर्ड, सो वर्ड स्काई हैफजर्ड, नहीं कर रहे सेम साउंड। सिटी हैफजर्ड, बिल्कुल सेम साउंड नहीं कर रहे। हैड हैफजर्ड, यस, हैड हैफजर्ड, ठीक है, तो सेम साउंड हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट इज वर्ड स्टाइल, सो स्काई स्टाइल, बिल्कुल सेम नहीं कर रहे, तो ए तो नहीं होगा। सिटी स्टाइल, नो। देन हैड स्टाइल, बिल्कुल भी नहीं। माइल स्टाइल, यस, दोनों सेम साउंड कर रहे हैं, तो ये हो गया डी। नेक्स्ट इज स्काई, तो स्काई तो रिपीट ही हो रहा है, तो ये हो जाएगा ए। तो ओवरऑल अगर राइम स्कीम देखोगे पहली स्टैंजा की, तो वो क्या हो जाएगी? ए बी सी डी, बी सी डी ए। क्लियर? तो बहुत इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो कभी भी राइम स्कीम आएगी ना, सिर्फ फंडा समझना है, रटना कुछ नहीं है। क्लियर? तो एग्जाम में कोई भी लाइंस दे सकते हैं आपको यहाँ की कोई भी 6 to जैसे 8 लाइन्स है, आपको यहाँ से कोई से भी 4 लाइन्स दे दें, ठीक है, फ्रॉम मिड आपको गिवन हो, तो फिर आपको उसी तरीके से राइम स्कीम फाइंड आउट करनी है। यू कैन नॉट लर्न इट एंड गो। क्लियर? इसी तरीके से अगर हम सेकेंड वाला स्टैंजा देखें, which has the first word as feet, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? A। नेक्स्ट वर्ड इज कंट्री, अब फीट कंट्री सेम साउंड कर रहे हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं, तो ये हो जाएगा B। नेक्स्ट वर्ड इज रैन, सो फीट रैन सेम है क्या? बिल्कुल भी नहीं। कंट्री रैन सेम साउंड कर रहे हैं? नॉट एट ऑल, तो ये हो जाएगा C। नेक्स्ट वर्ड इज पॉपुलेटेड, नाउ पॉपुलेटेड एंड फीट क्या सेम साउंड कर रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। कंट्री पॉपुलेटेड, नो, दे आर नॉट साउंडिंग द सेम। रैन पॉपुलेटेड, अगेन ये डिफरेंट है, तो ये हो जाएगा डी। नेक्स्ट वर्ड इज ज्योग्राफी, सो फर्स्ट क्या था? फीट, फिर ज्योग्राफी, नहीं हो रहा सेम साउंड। कंट्री ज्योग्राफी, यस, कंट्री ज्योग्राफी, तो दोनों का सेम साउंड है, तो ये हो जाएगा बी। नेक्स्ट वर्ड इज मैन, सो फर्स्ट मैन एंड फीट सेम साउंड कर रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। कंट्री मैन, नहीं कर रहे सेम साउंड। रैन मैन, यस, दे आर साउंडिंग सेम, तो ये क्या हो जाएगा? सी, बिकॉज रैन क्या है? सी। नेक्स्ट वर्ड इज डिलीनिएटेड, जिसका मतलब क्या है? शोन, ठीक है ना, क्लियरली दिखाया गया है। सो वर्ड डिलीनिएटेड, फीट बिल्कुल भी नहीं है सेम। कंट्री डिलीनिएटेड, रैन डिलीनिएटेड, पॉपुलेटेड डिलीनिएटेड, यस, ये दोनों सेम हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा? डी। एंड फाइनली वर्ड जो लास्ट है वो तो एज इट इज फर्स्ट वर्ड है, तो ये हो जाएगा ए। क्लियर? तो क्या हो गई राइमिंग स्कीम? ए बी सी डी बी सी डी सी डी ए, सो ए बी सी डी बी सी डी ए इज द राइम स्कीम ऑफ दिस स्टैंजा। डन। तो पहले दो स्टैंजास की राइम स्कीम तो एज इट इज फॉलो हो रही है, बट जब हम नेक्स्ट स्टैंजा में मूव करते हैं, यस, अगेन वो 8 लाइंस का ही है, सो नेक्स्ट स्टैंजा पे जैसे मूव करते हैं थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को मिलेगा। कैसे? लेट्स जस्ट सी। पहला वर्ड है हाई, ये हो जाएगा ए। नेक्स्ट वर्ड इज राउंड, सो हाई और राउंड सेम है क्या? बिल्कुल भी नहीं, तो ये हो गया बी। नेक्स्ट इज लैंड, हाई लैंड सेम साउंड कर रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। राउंड लैंड सेम साउंड कर रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं, तो ये क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट वर्ड इज अंडरस्टैंड, सो हाई अंडरस्टैंड, नॉट एट ऑल सेम। राउंड अंडरस्टैंड, नहीं। लैंड अंडरस्टैंड, यस, सेम सुनाई दे रहा है ना, और अगर हम आखिरी में देखें भी तो हमको सुनाई दे रहा है लैंड, और इतना ही पढ़ लो टैंड, सेम साउंड कर रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा? ये भी हो जाएगा सी। तो यहाँ चेंजेस हो गए प्रीवियस 2 स्टैंजास से। नेक्स्ट इज फाउंड, क्लियरली दिख रहा है राउंड
फाउंड, सेम है, तो ये क्या हो जाएगा बी। नेक्स्ट इज वर्ड बिल्ड, तो बिल्ड राउंड सेम है क्या, नहीं। लैंड बिल्ड सेम है क्या, बिल्कुल नहीं, तो ये क्या हो जाएगा न्यू वर्ड डी, डी ही है, यस। नेक्स्ट इज किल, तो किल जैसा वर्ड तो कोई भी नहीं है, हाई किल, राउंड किल, लैंड किल, बिल्कुल सेम नहीं है। बिल्ड किल हो रहा है क्या, सेम नहीं, तो ये हो जाएगा ई। नेक्स्ट वर्ड है वाई, जो कि एज इट इज फर्स्ट वर्ड की तरह ही रिपीट हो रहा है, हाई वाई, तो ये क्या हो जाएगा ए। तो क्या हो गई राइमिंग स्कीम, ए बी सी सी बी डी ई ए, डन, ऑल राइट। नेक्स्ट है व्हाट आर द पोएटिक डिवाइसेस दैट आर यूज्ड इन दिस पोएम। तो सबसे पहली जो पोएटिक डिवाइस है वो है इमेजरी। अब इमेजरी का मतलब क्या है, यानी जो भी वर्ड्स यूज हो रहे हैं पोएम में, अगर वो वर्ड्स आपके माइंड में एक पिक्चर क्रिएट करें, एक इमेज क्रिएट करें, उसे कहोगे इमेजरी, क्लियर। सो इट इज यूज ऑफ लैंग्वेज टू क्रिएट इमेजेस इन द माइंड ऑफ द रीडर, दैट्स इट। सो अगर आप कुछ भी पढ़ रहे हो जिससे आपके दिमाग में कोई भी एक इमेज फॉर्म हो रही है, कोई पिक्चर क्रिएट हो रही है, देन डेफिनेटली आप बोल सकते हो कि हाँ भाई ये इमेजरी का एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल जब ये लाइन बोली गई है टू बिल्ड वॉल्स अक्रॉस सिटीज एंड टू किल, जब पोएट बोलते हैं ना कि इसका रीजन समझ नहीं आ रहा है कि वाई दे हैव बिल्ड वॉल्स टू किल पीपल, वाई दे हेट ईच अदर, इस तरीके से, तो जब ये बिल्ड वॉल्स बोला है अक्रॉस सिटीज, तो इसका मतलब क्या है, मैंने बोला था ना वॉल्स वगैरह मतलब जो बॉर्डर्स क्रिएट कर दिए हैं उसकी बात हो रही है, और अक्रॉस सिटीज यानी अलग अलग जो कंट्रीज में डिवाइड कर दिया। तो जब हम ये लाइन पढ़ते हैं क्या हमारे दिमाग में पूरा फॉर्मेशन आता है इस इमेज का कि बॉर्डर्स बने हुए हैं, हम अलाउड नहीं है, देयर आर सोल्जर्स, राइट। तो ये सारी चीजें क्या क्रिएट करी, इमेज क्रिएट करें। जब किल की बात करते हो तो वॉर वगैरह की इमेज दिमाग में आती है, राइट। तो इसीलिए ये जो पूरी लाइन है वो एक इमेज क्रिएट कर रही है, सो इट इज एन एग्जांपल ऑफ इमेजरी। नेक्स्ट, फ्रॉम दैट हाइट इट वाज नॉट clear why wall forms the image of borders and cities form the image of countries। तो ये दोनों लाइंस जो हैं एक साथ गिवन है, तो पूरा अगर हम कंप्लीटली देखते हैं तो उस हाइट से हमें बॉर्डर्स दिख रहे हैं, हमें वॉर वाली कंडीशन दिख रही है, हमें डिफरेंट कंट्रीज दिख रही हैं जो डिविजन्स हो गए, तो इसी को हम क्या कहते हैं कि भाई यहाँ पर इमेज फॉर्म हो रही है, सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इमेजरी, डन। नाउ यहाँ पर जो इमेज बन रही है वॉल की, अगेन लेट्स डिस्कस, वो बॉर्डर की है और सिटीज जो है वो डिफरेंट कंट्रीज की बना रही है, तो इसीलिए ये इमेजरी का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस अगर हम देखें, इट इज एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या है, ये होता है रिपीटेशन, किस चीज का, सेम कॉन्सोनेंट साउंड का, बट इन द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड्स, जो कि या तो क्लोजली प्लेस्ड हो, क्लोज प्रॉक्सिमिटी में हो, या फिर कॉन्सिक्वेंटली प्लेस्ड हो, यानी कि थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे हो, बट सेम लाइन में होना चाहिए, सेम कॉन्सोनेंट साउंड होना चाहिए और बिगिनिंग में ही रिपीट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल व्हेन द जेट स्प्रैंग इनटू द स्काई, ये एक लाइन है, इसमें अगर हम देखें तो स्प्रैंग और स्काई में स साउंड जो है वो सेम कॉन्सोनेंट साउंड है, सेम लाइन में है और ये बिगिनिंग में ही प्रेजेंट है, तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एलिट्रेशन। नेक्स्ट, सीइंग इट स्केल्ड 6 इंचेस टू द माइल, तो सीइंग और 6 में सी साउंड यानी कि स जो साउंड है वो रिपीट हो रहा है, दोनों ही बिगिनिंग में प्लेस्ड हैं, दोनों ही एक ही लाइन में है, तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एलिट्रेशन। नेक्स्ट इज व्हाई द वैलीज वर पॉपुलेटेड, सो व्हाई में व, वैलीज में व और वर में भी व जो कॉन्सोनेंट साउंड है वो रिपीट हो रहा है, दोनों बिगनिंग में है साउंड, राइट, और तीनों के तीनों बिगनिंग में है एंड सेम लाइन में है, सो दिस इज अगेन एन एग्जांपल ऑफ एलिट्रेशन। सिमिलरली हैड सिटीज वेयर द रिवर्स रैन, तो रिवर्स और रैन दोनों में र साउंड जो है बिगनिंग में है, कॉन्सोनेंट है, सेम कॉन्सोनेंट साउंड है, सेम लाइन में है, तो इसीलिए सारी कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं, सो ऑल दीज आर एग्जांपल्स ऑफ एलिट्रेशन। इसके अलावा भी बहुत सी लाइंस हैं इस पोएम में जहां आप ये एलिट्रेशन की डिवाइस देख सकते हो, डन, ऑल राइट। नेक्स्ट इज रिफ्रेन। अब देखो रिपीटेशन और रिफ्रेन में थोड़ा कंफ्यूजन होता है। रिपीटेशन मतलब जो नॉर्मली वर्ड्स वगैरह रिपीट हो जाते हैं सेम स्टैंजा में, सेम लाइन में, उसे कहते हैं रेपिटेशन। और रिफ्रेन होता है कि जहां पर कोई लाइन या फ्रेज जो है वो पूरे स्टैंजा में रिपीट हो गई या फिर पूरी पोएम में रिपीट हो गई, तो उसे कहते हैं रिफ्रेन। या फिर आप इसे रिपीटेशन के नाम से भी अगर आपके ऑप्शन में आता है तो आप यूज कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। सो रिफ्रेन इज अ पोएटिक डिवाइस इन विच वर्ड, लाइन और फ्रेज इज रिपीटेड विद इन द लाइन्स और स्टैंजा ऑफ द पोएम इटसेल्फ। इट इज साउंडिंग सेम एज रिपीटेशन ऑलमोस्ट, सो देयर इज हार्डली लाइक अ थिन लाइन डिफरेंस। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि ये जो लाइन है, फर्स्ट लाइन जो है हर एक स्टैंजा में वो रिपीट हो रही है, तो हम कह सकते हैं दिस इज एन एग्जांपल ऑफ रिफ्रेन। जैसे व्हेन द जेट स्प्रैंग इनटू द स्काई, और लास्ट में भी व्हेन द जेट स्प्रैंग इनटू द स्काई, सेम स्टैंजा में एक लाइन कंप्लीटली रिपीट हो रही है, सो दिस इज वन मोर पोएटिक डिवाइसेस दैट वी कैन सी हियर। सिमिलरली और भी एग्जांपल्स अगर हम देखें तो नेक्स्ट स्टैंजा में व्हेन द जेट रीच 10,000 फीट, व्हेन द जेट रीच 10,000 फीट, तो सेम लाइन क्या हो रही
है रिपीट. दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ रिपीटेशन, वी कैन से इट्स ऑल सेम, ऑलमोस्ट सेम. क्लियर? ऑलराइट. नेक्स्ट इज इंजैम्पमेंट. इंजैम्पमेंट क्या होता है भाई? ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं. जब कोई लाइन नेक्स्ट लाइन में कंटिन्यू हो रही है. कंटिन्यू कब होगी? जब हमें कोई पंचुएशन ना हो कि भाई कॉमा लगा है, पॉज लेना है, फुल स्टॉप लगा है, वहां रुक जाना है, नेक्स्ट लाइन को बाद में बिगिन करना है. तो वो पंचुएशन अगर ना हो किसी लाइन के एंड में और वो नेक्स्ट लाइन में कंटिन्यू हो रही है, तो हम कहेंगे इंजैम्पमेंट. सो इंजैम्पमेंट को इन शॉर्ट बोल देते हैं रनिंग लाइन्स ऑफ poetry. Clear? So literary device in which a line of poetry carries its idea or thought over to the next line without a grammatical pause. तो जो भी ग्रामर के पॉज होते हैं वो अगर नहीं है, फुल स्टॉप नहीं है, पॉज नहीं है, सेमीकोलन, कोई भी पंचुएशन नहीं है, इसका मतलब वो लाइन नेक्स्ट लाइन में रिपीट हो रही है, तो हम बोल देंगे उसे एग्जाम्पल ऑफ इंजैम्पमेंट. डन. सो यहाँ पर इट वॉज क्लियर वाई द सिटी के बाद पंचुएशन ना है, नहीं है, इसका मतलब आप नेक्स्ट लाइन में इसके साथ कंटिन्यूएशन में पढ़ोगे. सो इट वॉज क्लियर वाई द सिटी हैड डेवलप्ड द वे इट हैड. अब हैड के आगे क्या पंचुएशन है? डेफिनेटली. सो दिस इज व्हाट इट इज काइंड ऑफ स्टॉपिंग हियर. अब इसके बाद नेक्स्ट लाइन जो है उसको नहीं बोल सकते आप इंजैम्पमेंट में, बिकॉज यहाँ पर पंचुएशन आ गया. सो सिर्फ ये लाइन है जो कि क्या है? इंजैम्पमेंट का एग्जाम्पल. सिमिलरली देयर सीम्ड एन इनएविटेबिलिटी अबाउट व्हाट ऑन ग्राउंड हैड लुक हाफिज्ड. तो यहाँ पे अगर देखो तो इनएविटेबिलिटी के बाद कोई भी पंचुएशन नहीं है, इसका मतलब आप नेक्स्ट लाइन को इन कंटिन्यूएशन पढ़ रहे हो इसके साथ. सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंजैम्पमेंट. सिमिलरली अनप्लान्ड एंड विदाउट स्टाइल व्हेन द जेट स्प्रैंग इनटू द स्काई. तो स्काई के बाद अगेन पंचुएशन नहीं है, तो इसको रिपीट करे, कंटिन्यू करके पढ़ रहे हो नेक्स्ट लाइन में, इसीलिए ये एक और एग्जाम्पल हो गया इंजैम्पमेंट का. तो बहुत सारी लाइन्स हैं यहाँ पर जो इंजैम्पमेंट के एग्जाम्पल्स हैं. इसके अलावा भी और भी लाइन्स हैं. सो यू कैन सी अ लॉट ऑफ लाइन्स जहाँ पे इंजैम्पमेंट का यूज किया गया है. It was clear why the country had cities where the rivers ran and why the valleys were populated. तो देखो यहाँ पे पंचुएशन है ही नहीं, यानी ये लगातार पढ़ना है. Next, the logic of geography that land and water attracted man was clearly delineated. It was clear the earth was round and that it had more sea than land. Again पंचुएशन यहाँ पे नहीं है, आप कंटिन्यूएशन में पढ़ रहे हो. But it was difficult to understand. No punctuation. That the men on the earth found. No punctuation. Causes to hate each other to build. Clear? तो यहाँ पे कोई पंचुएशन दिख ही नहीं रहा है, तो ये कंटिन्यू हो रहा है, इन्हें कहते हैं रनिंग लाइन्स ऑफ पोइट्री. इसका मतलब ये होगा एग्जाम्पल ऑफ इंजैम्पमेंट. डन. ऑल राइट. बट नाउ वी आर लेफ्ट विथ ऑल द एनसीईआरटी क्वेश्चंस दैट हैव बीन आस्क्ड इन योर बुक. सो लेट्स जस्ट सॉल्व ऑल द एनसीईआरटी क्वेश्चंस. बहुत ही लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं. There is nothing that is very complicated or difficult. So let's just discuss all the questions very quickly. So the very first question that is asked, find 3 or 4 phrases in stanzas 1 and 2 which are likely to occur in a geography lesson. यानी जब आप स्टैंजा 1 पढ़ते हो, स्टैंजा 2 पढ़ते हो, तो उनमें ऐसी कौन सी लाइंस हैं या कौन से फ्रेजेस हैं जिन्हें पढ़ के आपको लगता है कि भाई ये तो ज्योग्राफी की क्लास में पढ़ा जाता है या फिर ये ज्योग्राफी की बुक की लाइंस हैं. क्लियर? सो जैसे कि हम देखें, द सिटी हैड डेवलप्ड द वे इट हैड. तो जो डेवलपमेंट है, जो बिल्डिंग्स का एक लेआउट है कि हर जगह कैसी बिल्डिंग बननी है एंड ऑल, तो वो ज्योग्राफी का पार्ट है. ठीक है. नेक्स्ट, इट स्केल्ड 6 इंचेस टू द माइल. तो 6 इंच से लेकर माइल तक के ऐसा लग रहा था कि सारी जो भी सिटी है जो हम प्लेन से देख रहे हैं पोएट, पूरी ऐसी लग रही थी कि जैसे बहुत छोटी सी सिटी हो. राइट? यानी 6 इंचेस से लेकर माइल तक सब कुछ बिल्कुल क्लियरली दिख रहा था. नेक्स्ट, द कंट्री हैड सिटीज वेयर द रिवर्स रैन. तो जहां पे भी रिवर्स थी वहीं पे सिटीज बनी हुई हैं. तो रिवर्स का लोकेशन भी क्या है? ये ज्योग्राफी का पार्ट है. सो दिस इज अगेन नेक्स्ट फ्रेज. नेक्स्ट इज वैलीज वर पॉपुलेटेड. तो पॉपुलेशन वगैरह की बात कर रहे हो वैलीज में. सो अगेन ये भी क्या है? ज्योग्राफी का पार्ट. एंड फाइनली, लैंड एंड वाटर अट्रैक्टेड मैन. सो एज वी ऑल नो, बहुत इजी है. लैंड और वाटर क्या है? ज्योग्राफी का पार्ट है, वहीं पढ़ते हैं. तो इसीलिए ये कुछ फ्रेजेस हैं जो कि डेफिनेटली ये बताते हैं स्टैंजा 1 and 2 से दैट इफ वी स्टडी दीज और इफ वी रीड दीज सेंटेंसेस, तो हमें फील किसका आता है कि भाई जैसे कि हम किसी ज्योग्राफी लेसन में बैठे हो. क्लियर? और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सीन फ्रॉम द विंडो ऑफ एन एरोप्लेन द सिटी अपीयर्स. तो यानी कि जब पोएट जो है वो जेट से या एरोप्लेन में बैठ के ऊपर से सिटी का व्यू देख रहे हैं, तो वहां से उनको क्या क्लियर होता है? एज हाफिज्ड एज ऑन ग्राउंड, एज नीट एज अ मैप, एज डेवलप्ड एज नेसेसरी. तो यहाँ पे पोएट फाइनली यही बोलते हैं ना कि जब वो इतनी ऊपर की हाइट से देख रहे हैं तो उनको कुछ चीजें हैं जो क्लियर हो गई हैं. तो सबसे पहले क्या क्लियर होता है उनको कि जैसे भी सिटी का डेवलपमेंट हुआ है, जैसे कि वो हाफिज्ड दिखता है, बिल्कुल एक डिसऑर्डरली वे में दिखता है, अनप्लान्ड दिखता है, नॉट नीट दिखता है जब वो ग्राउंड पे है. बट जब वो ऊपर से देख रहे हैं तो उनको क्या पता चलता है कि हाँ, जैसे भी बना हुआ है, इट वाज डेवलप्ड एज पर द नेसेसिटीज, एज पर व्हाटएवर वाज रिक्वायरमेंट्स ऑफ द
ह्यूमंस, राइट। इसी तरीके से जो थर्ड वाला स्टेटमेंट है वो प्रूव होता है यहाँ पर। सो वी कैन से कि जब ऊपर से देख रहे हैं पोएट, सो द सिटी इज एज डेवलप्ड एज नेसेसरी, ये क्लियर हो जाता है। इसीलिए थर्ड स्टेटमेंट क्या है आपका राइट आंसर। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ द लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी। कौन कौन से स्टेटमेंट्स हैं जो कि ज्योग्राफी के लॉजिक को एक्सप्लेन करते हैं? तो वो स्टेटमेंट्स हैं, देयर आर सिटीज वेयर देयर आर रिवर्स, जहां पे भी रिवर्स हैं वहीं पे सिटीज का डेवलपमेंट हुआ है। सिटीज अपीयर एज दे आर नॉट फ्रॉम 6 माइल्स अबव द ग्राउंड, यानी कि ऊपर से जब देख रहे हो तो ऐसा लगता है कि 1 माइल भी 6 इंचेस में कवर्ड है, कन्वर्ट हो गया है, मतलब इतना छोटू सा दिखता है। और कैसे सिटी अपीयर करती है? एज दे आर नॉट फ्रॉम 6 माइल्स अबव द ग्राउंड। इट इज इजी टू अंडरस्टैंड व्हाई वैलीज आर पॉपुलेटेड, वैलीज में इतनी पॉपुलेशन क्यों देखने को मिलती है, वो क्लियरली वहां से समझ आता है, यानी इतनी हाइट से समझ आता है। क्या ये लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी का एग्जांपल है? नेक्स्ट स्टेटमेंट इज इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड व्हाई ह्यूमंस हेट एंड किल वन अनदर। नेक्स्ट है कि ये समझ नहीं आता कि ये जो ह्यूमंस हैं व्हाई दे हेट ईच अदर, व्हाई दे किल ईच अदर। द अर्थ इज राउंड एंड इट हैज मोर सी देन लैंड, और अर्थ जो है वो राउंड है और उसमें ज्यादा पानी है लैंड के कंपैरिजन में। क्लियर? तो जब हम ये स्टेटमेंट्स देखते हैं तो 1, 3 और 4th जो स्टेटमेंट है, दीज आर द स्टेटमेंट्स जो करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं। देयर आर cities where there are rivers, it is easy to understand why valleys are populated, and it is difficult to understand why humans hate and kill one another. Clear? All right. Next is mention 2 things that are clear from the height and not clear from the height. बहुत easy question है। क्या चीजें हैं जो कि clear हैं उस height से कि क्यों वैली ज्यादा populated है, जहां पर rivers है वहीं पर क्यों लोग ज्यादा पाए जाते हैं। So all these things are clear from that height. So from the height it is clear that the cities and valleys of the various countries are populated near the rivers and the earth is round and it has more sea than land. तो ये 2 चीजें हैं जो इतनी height से दिख जाती हैं, क्योंकि 2 things ही पूछी है। नेक्स्ट है क्या क्लियर नहीं है। तो हमें पता है कि क्यों ह्यूमन बीइंग्स एक दूसरे को हेट करते हैं, क्यों दे आर किलिंग ईच अदर, देन क्यों इतनी बाउंड्रीज बना के रखी हैं। ये 2 चीजें हैं जिसका आंसर नहीं मिलता है पोइट को टिल द एंड। सो व्हाट इज नॉट क्लियर फ्रॉम द हाइट? फ्रॉम द हाइट इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड व्हाई द मेन ऑन द अर्थ और व्हाई द पीपल ऑन द अर्थ फाइंड रीजंस टू हेट ईच अदर एंड बिल्ड वॉल्स अक्रॉस सिटीज एंड वांट टू किल। तो पहला है कि क्यों एक दूसरे को हेट करते हैं, दूसरा क्यों बॉर्डर्स, फेंसेस और एक तरीके की बाउंड्रीज क्यों क्रिएट कर दी हैं, उनका रीजन नहीं पता चलता उनको उस हाइट से भी। सो दीज आर द थिंग्स व्हिच आर क्लियर, दीज आर द थिंग्स व्हिच आर नॉट क्लियर फ्रॉम दैट पर्टिकुलर हाइट। डन, ऑल राइट। So with this we finally come to an end of the topic, that is the NCERT solutions of the poem geography lesson. बहुत ही limited number of questions हैं but overall cover कर रहे हैं आपकी पूरी poem को। Other than these कोई भी questions अगर आते हैं so you already know the meaning of each stanza, so I hope you will be able to answer any question that is going to come from this particular poem. चलिए अब next video में मिलेंगे very soon. Till then take care of yourself और इस topic की notes की link आपको description box में मिल जाएगी. Thank you so much for watching. Bye.